हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल टीचर्स पॉइंट बाय आलोक सर। बेसिकली हिस्ट्री की क्लासेस में अभी तक हम मुगल डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और जहां पर हमने 1530 से 30 तक बाबर के बारे में देखा और 1530 से 1555 ईस्वी तक, या आप कह सकते हैं 1556 ईस्वी तक यहाँ पर बाबर के पुत्र हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं के बारे में डिस्कशन किया था। और हुमायूं के समकालीन ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर अटैक कर दिया था और 1540 से 55 के बीच में से भारत में एक नई डायनेस्टी या नया वंश उभर कर आया जिसे सूरी डायनेस्टी के नाम से हम जानते हैं। तो आज हम उसी पर्टिकुलर सूरी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं शेरशाह सूरी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के रिगार्डिंग आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन आज आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो इस पूरी क्लास को देखना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने खासतौर पर जो भारत पर रूल किया है तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक किया है। और जो सूरी डायनेस्टी है यानी इसके जो सक्सेसर्स रहे हैं उसने भारत पर लगभग 1555 ईस्वी तक रूल किया है। शेरशाह सूरी की अगर हम ऑटोबायोग्राफी या जीवनी के बारे में अगर बात करें तो शेरशाह सूरी का जन्म होशियारपुर पंजाब में 1572 से 1586 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम इनकी डेट की बात करें तो यहाँ पे ईयर में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपको दोनों डेट याद रखनी होंगी। आगे अगर हम बात करें तो इनके बचपन का नाम जो था वो था फरीद खान और इनके पिता का नाम था वो था हसन खां सूरी। हसन खां सूरी की अगर हम बात करें तो एक खास तौर पर एक जमींदार हुआ करते थे जो इब्राहिम सूरी, इनके जो दादाजी हुए थे, जिन्हें इब्राहिम लोधी द्वारा उस समय पर लोधी डायनेस्टी, जो अफगानी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी थी, रूल किया कर रही थी भारत पर। तो उस समय पर इब्राहिम लोधी द्वारा इब्राहिम सूरी को खास तौर पर जो आपका बिहार का सासाराम है वहाँ उसका इक्तेदार नियुक्त किया गया था। और इसी इक्तेदारी में हसन खां सूरी का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा कि इब्राहिम सूरी के बाद हसन खां सूरी ही सासाराम का क्या बना, इक्तेदार बना। हसन खां सूरी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसकी 4 वाइफ हुआ करती थी, जिनमें सबसे बड़ी वाइफ का जो लड़का था वो था फरीद। बेसिकली इनके जो फरीद थे एक टोटली अगर हम बात करें तो ये 8 भाई हुआ करते थे। और जो उसकी सबसे छोटी माँ थी, उसकी छोटे माँ के लड़के और फरीद के बीच में काफ़ी विवाद चलते रहते थे। और इसी के चलते हुए हसन खां सूरी और फरीद एक दूसरे से में काफ़ी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन था और इन दोनों के बीच में भी विवाद चलते रहते थे, क्योंकि हसन खां सूरी अपनी छोटी वाइफ को ज़्यादा चाहता था एज कंपैरिजन देन अदर। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि फरीद जो था या जो शेरशाह था उसको शेर खान की जो उपाधि दी गई थी वो बिहार के जो एक शासक हुआ करते थे जिन्हें बहार खान लोहानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको उपाधि दी थी, शेर खान की उपाधि दी थी। और इसके पीछे भी काफ़ी इतिहासकार के अलग अलग मत है कि जो फरीद था उसने शेर से लड़ते लड़ते बिना अस्त्र के इसको मार दिया था, इसलिए इसे शेर खान की उपाधि दी गई थी। या कई इतिहासकार कहते हैं कि जब बहार खान लोहानी के ऊपर शेर ने अटैक किया तभी फरीद ने अपनी तलवार से उसका सर कलाम कर दिया एक ही बार में, तो तभी बहार खान लोहानी ने ऐसे शेर खान की उपाधि दी। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में हमें नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट याद रखना है कि जो शेर सिंह को या कह सकते हैं जो फरीद को जो शेर खान की उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, बहार खान लोहानी की, जो उस समय पर दक्षिण बिहार का एक सूबेदार हुआ करता था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हसन खां सूरी था वो खास तौर पे हसन खां सूरी के साथ जो फरीद था, ये दोनों इसके पर्टिकुलर जो एकता थी या कह सकते हैं जो इक्तेदारी सिस्टम था उस समय पर, तो इसी पर्टिकुलर हसन खां सूरी जिस पर्टिकुलर सासाराम बिहार का इक्तेदार हुआ करता था उसी पर्टिकुलर विभाग में दोनों लोग 1497 से 1518 ईस्वी तक लगभग ये दोनों काम एक साथ किया करते थे। और जहाँ पे फरीद जो राजस्व वाला काम देखा करता था। आगे जब हम बात करते हैं कि उसके बाद एक बार दोनों के बीच में विवाद होने के कारण फरीद कहाँ पहुँच गया, जौनपुर पहुँच गया। और जौनपुर में इसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद ये बहार खान लोहानी के पास पहुँचा और वहाँ पर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया करता था। और इसी बीच बहार खान लोहानी के जो अन्य सेनापति हुआ करते थे उनने बहार खान लोहानी को भरना चालू कर दिया कि आगे चल के फरीद ही हो सकता है आपकी गद्दी आपसे छीन ले। तभी बहार खान लोहानी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मोहम्मद शाह लोहानी की एक उपाधि धारण की। और बहार खान लोहानी का अब नाम इतिहास में किस नाम से जाने लगा, मोहम्मद शाह लोहानी के नाम से जानने लगा। आगे जब हम बात करते हैं उसी समय जब फरीद
बाहर खान लोहानी के यहाँ काम किया करता था। उसी समय फरीद ने बाहर खान लोहानी के यहाँ से काम छोड़कर ये कहाँ पर मुगल सेना में शामिल हो गया। और उस समय पर जो मुगल सेना थी वो कई टुकड़ियों में विभाजित थी और इनका काम था भारत में साम्राज्य स्थापित करना या मुगल वंश की स्थापना करना। और तभी जो शेर सिंह था या फरीद जो था वो मुगलों सेना में शामिल हो गया। और मुगल सेना में जब ये शामिल हुआ था उस समय पर अगर हम बात करें तो जो खास तौर पे बाबर का जो दूसरा और तीसरा जो अटैक था खानवा और चंदेरी का युद्ध, उसमें इसने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। और साथ ही साथ उस समय फरीद ने ये भी जाना कि किस तरीके से मुगल अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और मुगलों का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से ये किसी के खिलाफ लड़ते हैं और किस तरीके से युद्ध में विजय हासिल करते हैं। तो कुछ समय तक वहाँ पर रहा और जब चंदेरी का जब युद्ध हुआ था तभी कह सकते हैं कि फरीद ने या शेर खान ने एक कह सकते हैं एक डायलॉग दिया था। और वहाँ पे उसने बोला था, अगर भाग्य मेरा साथ देता है और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं इस मुगल वंश को भारत से ख़त्म कर दूंगा। और उसी के चलते हुए जो फिर से जो हसन खान सूरी का जो बेटा फरीद था वो दोबारा से मुगल सेना को छोड़ने के बाद किसके पास पहुंचा, बाहर खान लोहानी के पास पहुंचा। और यहाँ पर जो बाहर खान लोहानी थे वो मोहम्मद शाह लोहानी के रूप में जाने लगे थे। उसके बाद बाहर खान लोहानी के जो पुत्र हुआ करते थे जिनका जो पर्टिकुलर नाम था जलाल खां, और जलाल खान के संरक्षण के रूप में फरीद ने काम किया। और कुछ समय बाद जैसे ही बाहर खान लोहानी की डेथ हुई तो बाहर खान लोहानी की ही एक विधवा हुआ करती थी और उन विधवा का नाम था दूदू बेगम। दूदू बेगम से विवाह करने के बाद जो फरीद था इसने बिहार पर अधिकार कर लिया। और बिहार पर अधिकार करने के बाद उसने जब वो बिहार पर अधिकार कर रहा था, जब उसको पता चला कि जो खास तौर पर चुनारगढ़ का किला है, चुनारगढ़ में जो ताज खां सरवानी उस समय पर रूल किया करता था उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद इसने चुनारगढ़ के किला के पास पहुंचा और चुनारगढ़ के किले में इसने ताज खां सरवानी की जो वाइफ हुआ करती थी जिनका नाम था, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लाड़ मलिक के इससे भी विवाह कर लिया। अब इसके जो क्षेत्र में आ गया था, अब वो चुनारगढ़ का किला भी आ गया था और बिहार के सासाराम का किला भी आ गया था। यानी दोनों किले का अभी क्या बन गया, सूबेदार बन गया या कह सकते हैं कि शासक बन गया। और इस तरीके से शेरशाह सूरी ने जो अपनी स्टार्टिंग की और आगे चल के इसने अपने साम्राज्य को विस्तार भी किया। और आगे अगर हम जाने तो शेरशाह सूरी ने का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर था वो काफ़ी प्रचलित था, यानी प्रशासन जो व्यवस्था थी वो काफ़ी प्रचलित थी। और इसने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण किया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब होता है केंद्रीय कार्यकारिणी कह सकते हैं या केंद्रीय प्रशासन जिसे हम बोल सकते हैं। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में खास तौर पर जिसने आपने देखा होगा कि पहले जो सूबे हुआ करते थे वो एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र हुआ करता था जिसका सूबेदार हुआ करता था और उसका काम उस पर्टिकुलर क्षेत्र का टैक्स कलेक्ट करना होता था। लेकिन जब इसने केंद्रीकरण प्रशासन चालू किया इस समय पर इसने सूबे को अन्य पार्ट में भी डिवाइड किया, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की जो आपकी शासन व्यवस्था है उसमें जिस तरीके से एक पर्टिकुलर स्टेट हुआ करता था उस समय पर उसी स्टेट को हम बोल सकते हैं सूबा। और सूबे के अंदर एक और इकाई इसने चालू की जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी स्टेट में समझ सकते हैं। तो जो सूबा होता था उसका एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था जो उस पर्टिकुलर सूबे की रक्षा किया करता था। सरकार के अंदर अगर हम बात करें तो सरकार में दो पर्टिकुलर अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें से पहला होता था सिकदार, जिसका काम था उस पर्टिकुलर जिला या कह सकते हैं उस पर्टिकुलर सरकार की जो सेफ्टी करना। और जो मुंसिफान नामक जो पोस्ट हुआ करती थी उसका काम होता था न्याय और राजस्व को देखना। इस तरीके से इसने जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन था उसका विकेंद्रीकरण किया या सेपरेशन किया। आगे अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी द्वारा एक महत्वपूर्ण काम करवाया गया जिसे हम सड़क आजम के नाम से जानते हैं, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं आगे चल के, ठीक है। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया जो खासतौर पे सोनारगढ़ जो बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और जो पेशावर यानी पाकिस्तान का जो पार्ट है, तो सोनारगढ़ से पेशावर तक एक रोड बनवाया था जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड या सड़क आजम के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसी रोड में इसने 1700 सराय जिसे हम विश्राम गृह भी बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रास्ते में आराम करने की इसने व्यवस्था की थी। 1700 सराय बनवाए थे और उस पर्टिकुलर जो रोड थी उसको मेजर करने के लिए इसने कोस मीनारों का भी निर्माण करवाया था, जिसके थ्रू हमें जान सकते थे कि हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया और कितनी अभी कोस मीनार
बकाया हैं ताकि हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। आगे अगर हम बात करें, आगे चल के इसी पर्टिकुलर सड़क ए आजम या ग्रांड ट्रंक रोड का आधुनिकीकरण करवाया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1839 ईस्वी में। और आज ये भारत में इस पर्टिकुलर रोड की अगर हम रेंज की बात करें तो आज ये अमृतसर से कोलकाता तक फैला हुआ है। यानी जब भी हम कोलकाता से अमृतसर यानी पंजाब तक आते हैं तो हम इसी पर्टिकुलर जीटी रोड के थ्रू आ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी के समय पर चांदी के सिक्के का प्रचलन भी था और तांबे के सिक्के का भी प्रचलन था। और उस समय जो चांदी के सिक्के होते थे उसका मुद्रा का नाम जो दिया गया था वो दिया गया था रुपया। और आज की अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो इंडियन करेंसी आज की क्या है? रुपया है। ठीक है, तो उस समय पर कह सकते हैं, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रुपया जो मुद्रा थी वो किसके शासनकाल में भारत में सबसे पहले चालू हुई थी? तो वो होती हुई थी आपकी शेरशाह सूरी के समय में। तो और तांबे के सिक्के को यहाँ पर क्या कहा गया? दाम कहा गया। और एक जो रुपया होता था उसकी कीमत होती थी 64 दाम के बराबर। यानी एक रुपया की जो कंपैरिजन की गई है वो 64 दाम से की गई है। जब 64 दाम आप देते थे तब उसकी वैल्यू कितनी होती थी? 1 रुपया होती थी। आगे अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने डाक का भी काफ़ी प्रचलन किया। इसके शासनकाल में डाक सेवा भी स्टार्ट हुई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कह सकते हैं कि इतिहास का भी एक सुनहरा युग रहा है शेरशाह सूरी का। और इसके समय पर एक प्रसिद्ध जो उपन्यासकार हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की जब हम बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश की जो बरेली में एक जायस नामक स्थान है वहाँ पर हुआ था। और जायस जो नाम रखा गया था उस स्थान का वो इसी मलिक मोहम्मद जायसी के नाम पर रखा गया था। उसके कह सकते हैं एक उपन्यासकार हुआ करते थे और इन्होंने एक और उपन्यास की रचना की जिसे हम पद्मावत के नाम से और जानते हैं। और जिन पद्मावत की अगर हम बात करें तो आपने पिछली क्लासेस में जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन जो खिलजी थे इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर क्या किया था? किलेबंदी की थी। किस लिए की थी? महारानी पद्मावती के दर्शन के लिए। तो पद्मावत जो उपन्यास है उसमें चित्तौड़ के जो शासक हुआ करते हैं रावल रतन सिंह और महारानी पद्मावती, इनके बारे में कहा गया है। तो ये उपन्यास किसके समय में लिखा गया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था और शेरशाह सूरी के समय में लिखा था। आगे अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए 2 प्रमुख किले हैं जिनमें से पहला है आपका रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, और दूसरा जो किला है वो है पुराना किला जिसे किला कुहना के नाम से हम जानते हैं और जो खासतौर पर हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। और इसी पर्टिकुलर किले की जो खास तौर पर एक शेर मंडल नामक जो लाइब्रेरी हुआ करती थी उससे गिरने के कारण हुमायूं की डेथ हो गई थी। आगे अगर हम बात करें कालिंजर अभियान के दौरान, जो कालिंजर की अगर हम बात करें उस समय पर जो आपका बुंदेलखंड का एक पार्ट हुआ करता था। और इस कालिंजर अभियान के दौरान जो उक्का नामक अस्त्र है उसका प्रयोग करते समय जब पर्टिकुलर उक्का नामक अस्त्र से एक गोला दागा गया कालिंजर अभियान के या कालिंजर किले पर, तो उसकी दीवार से टकरा कर एक गोला वापस आ गया और जहां पर इनके अस्त्र रखे हुए थे या जहां पर गोला बारूद रखे हुए थे वहां आके इसका ब्लास्ट हो गया और उसी के साथ शेरशाह सूरी काफ़ी जख्मी हो गया। आगे चल के इनके जो सैनिक हैं उन्होंने कालिंजर जो फोर्ट था उस पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद जब एक खबर शेरशाह सूरी को दी गई और उसी समय शेरशाह सूरी की 1555 ईस्वी में डेथ हो गई। आगे अगर हम बात करें तो जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा बनाया गया है वो बिहार के सासाराम में बना है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है एक प्रसिद्ध कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो हुआ करता था उस समय पर, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने इनके शेरशाह सूरी की जो मकबरा है उसको ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत बताया है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा सकता है किसने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत बताया, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे अगर हम बात करें तो इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम है इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, जो खास तौर पे शेरशाह सूरी का छोटा लड़का हुआ करता था। और इस्लाम शाह सूरी ने ही अगर हम बात करें तो उस समय जो गुजरात हुआ करता था, गुजरात में एक नमक व्यापारी था जो छोटा सा नमक का व्यापार किया करता था और जिसका नाम हेमू था। इस्लाम शाह सूरी ही ने ही हेमू का संरक्षण किया और आगे चल के जो हेमू है उसने हेमचंद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अकबर के साथ उसका युद्ध भी हुआ। ठीक है, जिसे हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अगला शासक हुआ शेरशाह सूरी के बाद वो था आपका आदिल शाह सूरी। और आदिल शाह सूरी की जब हम बात करते हैं तो आदिल शाह सूरी उस समय पर खास तौर पे जो आपका बिहार के सासाराम क्षेत्र था या बिहार का पर्टिकुलर क्षेत्र था उसका
शासक हुआ करता था। और जो सिकंदर सूरी था ये पर्टिकुलर दिल्ली, आगरा और बंगाल पर रूल किया करता था। तो सिकंदर सूरी के समय में ही जो आपका हुमायूं है, हुमायूं ने सिकंदर सूरी पर ही अटैक किया था और दिल्ली, बंगाल और बिहार को दिल्ली, बंगाल और आगरा को अपने आधिपत्य क्षेत्र में ले लिया था। इस्लाम शाह सूरी के समय पर भी हुमायूं ने अटैक किया, लेकिन हुमायूं इस पर्टिकुलर इस्लाम शाह सूरी के समय में सक्सेस नहीं हो पाया और वो अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। इस तरीके से हुमायूं सिकंदर शाह सूरी से आक्रमण के बाद दोबारा से इसने मुगल सत्ता दिल्ली में या कह सकते हैं भारत में इस्टेब्लिश की। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो तारीख शेरशाही है, यानी शेरशाह सूरी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है अब्बास खान सरवानी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें थी जो शेरशाह सूरी के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।